सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक गलती हुई है वीडियो में। मैंने क्या किया है कि मैंने जो है आपको वीडियो तो बनाई है मैंने, लेकिन ऐसा हुआ है कि बीच में से कुछ वीडियो, हालांकि मेरे इस बात पे ध्यान नहीं था, एकदम से जब मैंने पूरी वीडियोस खुद की देखी तो मुझे पता चला कि बीच बीच से जो है वीडियो कटी पड़ी है। ठीक है ना, जिस वजह से प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी और मुझे भी तो आई है। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए जो है मैंने जो कुछ बीच में क्वेश्चन छूट गए थे उनको जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जो क्वेश्चन रह गए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे सारे इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। तो इसलिए जो है मैं ये जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हेल्पफुल रहे। तो यहाँ से शायद वीडियो था जिसमें शायद मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं पाया था उसमें, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन and describe various type of organization and also discuss various function and role of manager। कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, और आपको ये भी बताना है कि कितने टाइप्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड आपको ये भी डिस्कशन करना है कि एक मैनेजर का क्या रोल होता है। ठीक है, ये मैंने पूरी समझाया था, पूरी वीडियो में समझाया था, लेकिन क्या करें, किसी कारणवश जो है ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो अगर हम माने कि भाई ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है थोड़ा सा, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कि लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन अरेंजमेंट एंड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू पर्पस कलेक्टिव गोल बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप जो है एक लोगों का समूह, यानी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल कह रहा है यहाँ पे, तो लोगों का एक समूह जो एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, और उनका अचीवमेंट भी एक होता है, यानी उनका गोल भी एक होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रिंसिपल्स को, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करते हुए वो अपने अचीवमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी एक ऐसा संगठन, यानी ऐसा ग्रुप जो एक ही उनका मोटिव या गोल जो है एक ही हो। ठीक है, every organization appoint as a manager to play a dominant role in organization। yes, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि उनका क्या रोल होता है इस मैनेजर का, तो उस मैनेजर का जो रोल होता है वो होता है इंटरेक्टिंग विद द पीपल टू गेट द वर्क विद स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। यानी जो आपको काम दिया गया है, तो पहली चीज इंटरेक्टिंग विद द पीपल, यानी पीपल के टच में रहे वो, ठीक है, उनकी जो भी हेल्प वगैरह, जो भी उसमें काम कर रहे लोग हैं उनके टच में रहे वो। एक मैनेजर जो है उसका यही काम है। और दूसरा साथ साथ यही भी है कि उसको जो है काम को जो है टाइम के अंदर अंदर करवाना, ठीक है, लोगों से। तो ये सारी बातें जो है एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, वो आगे मैं बात करूंगा रोल ऑफ मैनेजर में। ठीक है, तो ये था। अब मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ 3 टाइप्स के जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है। ये पहला, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और थर्ड जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बेस होता है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाए, यानी मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है, और इसका मोटिव होता है, और ये एक तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं। इनको पावर जो है मैनेजमेंट के थ्रू दिया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने आप ही बन जाता है लोगों के एक समूह से। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें कि जैसे एक ही गांव से अगर 10-15 लोग हैं और एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक अपना वो एक संगठन बना लेते हैं और अपनी बातें वगैरह शेयर करते हैं। तो एक तरीके से ये जो है मैनेजमेंट के थ्रू नहीं बनाया जाता, ये अपने आप ही बन जाता है, तो इसीलिए इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसमें पावर जो है मैनेजमेंट के थ्रू नहीं मिलता। सेकेंड जो, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो भी क्या नाम है, जिसको भी अपॉइंट किया जाता है वो मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और ये परमानेंट बेसिस पे होते हैं ये सारे के सारे लोग प्राइमरी
ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होते हैं, यानी जो अगर काम करवाना है तो हम बाहर से हायर कर लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बेस। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बेस का मतलब ये होता है कि उस वहाँ पे जो है सारी पावर एक ही इंसान के पास होती है, वो प्रिंसिपल। जैसे अगर आपने स्कूल में देखा होगा, सारा राइट प्रिंसिपल के पास होता है कि किसको किस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, वो सारे डिसीजन जो है प्रिंसिपल के थ्रू लिया जाता है, तो हो जाता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बेस। ठीक है, आया होगा आपको समझ में अच्छे से, ताकि अगर आप बुक पढ़े तो वो और समझ हो जाए। अच्छा, फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजर। तो फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजर का जो बात करें तो मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा काम एक मैनेजर का ही होता है। प्लानिंग यानी क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैनेजर का काम। ऑर्गेनाइजेशन यानी कैसे करवाना है और कौन कौन काम को करेगा, इसका काम मैनेजर का ही है। उसके बाद किन किन लोगों की भर्ती करनी है, कहाँ कहाँ कितने लोगों की ज़रूरत है, स्टाफिंग का काम भी वही करेगा। डायरेक्टिंग देने का काम भी वही है, डायरेक्शन देना लोगों को कैसे काम करना है। कम्युनिकेटिंग रखना, ठीक है, वो भी मैनेजर का काम है। डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा, वो भी मैनेजर का ही काम है। और लास्ट जो है कंट्रोलिंग, यानी सारे चीज़ों पे कंट्रोल जो है एक तरीके से मैनेजर का ही होगा। वही देखेगा कि काम सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है टाइम पीरियड के अंदर। तो एक मैनेजर के इतने सारे काम होते हैं और आपको पता चल गया होगा कि एक मैनेजर एक खाली तो बैठा नहीं रहता हूँ। तो इस तरीके से होता है, और ये मैंने पहले ही समझाया था दोस्त, लेकिन क्या करें, मेरे को दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, और ये भी ना हो कि बीच में जो है क्वेश्चन आपके पल लेना पड़े। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे। इसे भी मैंने समझाया था, बट ये जो है वीडियो में नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यानी इन्फ्लुएंसिंग perceptions, not a preparation, perceptions, and give suitable example how can you develop perceptual skill in an organization। मैं कहता हूँ कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है। परसेप्शन का मतलब, अगर मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ, कि एक सेंस वाला बंदा जो कि कंपनी में एक ट्रू फेयर डिसीजन ले सके, यानी उसे पता हो सच क्या है और गलत क्या है। ठीक है, वो किस बेस पे लेगा, उसकी सेंस पे, यानी उसकी समझ पे डिपेंड करता है, वो उसे कहता है परसेप्शन। तो मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने होगा, इसमें लिखा है ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विद सेंसरी ऑर्गन विच सच एज आईज, नोज, टंग एंड स्किन। देखो हमारे पास जो है ओबियसली भगवान ने जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ठीक है ना, स्किन हो गया, इन सब का अलग अलग काम है। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग काम है। जैसे आईज का देखना होता है, यानी आप देखोगे ट्रू फेयर क्या सही है क्या गलत है, आप देख रहे हो। नोज ओबियसली आप, टंग का आपका अलग काम होगा, स्किन का अपना। तो ये कह रहा है दिस सेंसरी ऑर्गन वी जनरेट वेरियस इंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन। यस, ये जो है यानी सबका एक अपना अपना काम होता है। दिस एक्शन अलाउ आवर माइंड टू टेक अ ड्यू अटेंशन द सेलेक्टिव वन विच हैज बी इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। और इसी के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं, इन्हीं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इसी के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं है। जैसे अगर मैं नोज़ की बात करूँ, अगर आप स्मेल आपको गंदा लगता है देन आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है, इसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, तो इसलिए आप वो चीज़ को कहते हैं कि यस इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ बेटर देन टू। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको परसेप्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैंने जो है फैक्टर्स बताया था कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शंस। ठीक है, ये मैंने बता दिया था वो मेरी अगली वीडियो में, बस ये जो कुछ थे वो उसमें कट चुके थे, इसलिए जो है मैंने बता दिया। लेकिन मैं एक बार स्लाइड सारी घुमा दे रहा हूँ ताकि आपको जो है कुछ चीज़ अगर आपको रह गई हो तो आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है, आपको एग्जामिन करना है, क्या एग्जामिन करना है, एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ, ठीक है ना, क्या जो भी आपके जो है क्या क्या रुकावटें, मतलब किस तरीके की रेसिस्टेंस होती है
जिन्हें आपको दूर करना है, ठीक है। और हाउ यू कैन ओवरकम दिस चेंज। देखिए, आपको पता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन तरक्की ना कर रहा हो या प्रॉफिट ना कमा रहा हो तो आपको जो है चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि आपको जो है अगले साल फिर लॉस हो। इसलिए आपको जो भी आपने गलती कर रखी है पिछले साल, तो उसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो चेंजेस किस तरीके से किया जाता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन बी डिस्क्राइब एज चेंज दैट टेक इन ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टू बी एज सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन मेथड, producing new product, restricting of organization and adoption of information technology एंड चेंज, ठीक है। यानी जैसे सपोज करो आप पहले कोई और गुड्स बेच रहे थे तो आपको उसमें प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, तो आपने जो है नया जो है प्रोडक्ट आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। आपने मेथड जो है, पहले आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे थे, फिर आपने सोचा कुछ नया मेथड यूज़ किया जाए। तो ये जो आप सोच रहे हो या आप करने की सोच रहे हो, तो इसे ही हम एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो आप टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यार, इतना डीपली तो बात कर नहीं रहा मैं। अगला कौन कौन से सोर्स है जिनको आपको जो है बदलना है। अब वो दो टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं, एक इंटरनल सोर्स हो सकता है और एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, ठीक है। इंटरनल जो फोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है चेंज करने की ज़रूरत है आपको, जैसे चेंज इन लीडरशिप, यानी पहले आपका लीडरशिप जिस तरीके से काम कर रहा था उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो आपको जो है लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी उस व्यक्ति को आप जो है लीडरशिप प्रोवाइड करवाओगे जो उससे बेहतर हो, डिसीजन लेने में परफेक्ट हो और एक तरीके से उसके अंदर स्किल नॉलेज हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से लीडरशिप चेंज कर सकते हैं। चेंज इन एम्प्लॉय प्रोफाइल। चेंज इन एम्प्लॉय प्रोफाइल का मतलब ये है कि पहले आप जो है आपके यहाँ सिर्फ मेंस वगैरह काम करते थे, अब आपने सोचा है कि अब इस बार जो है वुमेन्स को भी आप जो है मौका देंगे। तो एक तरीके से इसे ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन एम्प्लॉय प्रोफाइल। थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है चेंज इन एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन, यानी आप जो है एम्प्लॉय के अंदर जो है चेंजेस लाएंगे, किस तरीके से उनको मोटिवेट करके डे बाय डे, ठीक है ना, उनको समझा के कि पिछला आपने क्या गलती की थी, आप अगर दोबारा वो गलती कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ को सुधारना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी को हायर करना, पुराने टेक्नोलॉजी को हटा देना, ये एक तरीके से चेंजेस हो सकते हैं इंटरनल चेंज, यानी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो चेंज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स को चेंज करना, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में आपका जो बाहर, अगर आपको कंपटीशन करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको डोमेस्टिक से जो है इंटरनेशनल पे आप कंपटीशन करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको चेंजेस करना पड़ेगा। आपने छोटा अगर आपके पास कंपनी तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा किसी कंपनी को, ठीक है ना। और बाकी जो है आपको मशीनें वगैरह पहले 5 चल रही थी, आप 10-15 लेके बैठ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को आपको समझना है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब है जैसे आपका जो है लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है डिसीजन लोगे कि आपको लोन कैसे लेना है, किस तरीके का लेना है, तो आप इस चीज़ में नहीं। सोशल ट्रेंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो करना है। सोशल ट्रेंड का मतलब यही है कि आप एक तरीके से इस तरीके से एनजीओ चला सकते हैं कि किसी गरीब को जो है एक तरीके से आप फूड वगैरह प्रोवाइड कराना, क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड कराना, इस तरीके से आप सोशल ट्रेंड हो सकते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन आपको इतना तो है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये लिखा है व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन द वेरियस इमर्जिंग ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन एज द मैनेजर प्रिपेयर मेजर ऑफ ग्रो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग हैं उनके बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही होते हैं, ठीक है।
तो अगर लोगों से ही अगर ऑर्गेनाइजेशन बना है तो ऑब्वियसली उसमें जो भी उनकी जो बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिखा भी है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी टर्म एज द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हो बिहेवियर ऑफ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड अदर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। और आपको साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है दूसरों की अंडरस्टैंडिंग जो है बिहेवियर को उससे समझना है। एंड ह्यूमन बिहेवियर डायरेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। और ह्यूमन बिहेवियर जो है दो तरीके से जो है अफेक्ट करता है, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर मैं आपसे कहूँ तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, उसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। फॉलोइंग स्किल दैट आर डेवलप थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन मैनेजर एंड ऑल। यानी एक मैनेजर जो है किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए क्या क्या करने के वो चाहेगा। तो एक तरीके से अगर उसको क्या क्या स्किल होना चाहिए, फॉलोइंग स्किल दे डेवलप दी थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी उसके अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी लोग यानी जो भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पहले खुद को डेवलपमेंट करके दें, उसके बाद जो है सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है उस मैनेजर के अंदर ताकि जो उसकी स्किल को इम्प्रूवमेंट मिल सके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू, उसको जो है वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके ह्यूमन वैल्यूज़ को क्या करना है, एक तरीके से डेवलप करना। डेवलप कैसे, ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग करवा के, ठीक है ना। उसके बाद आप एक तरह से आप फिजिकली ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो इस तरीके से डेवलप हो जाएगा उसकी वैल्यू। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अचीविंग मेंटल हाइजीन। आपको पता है जब आप किसी एम्प्लॉय को काम, यानी मैनेजर अगर किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा काम दे देगा तो उससे क्या होगा, तो उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, उसका मेंटल हाइजीन जो है एक तरीके से जो है ख़राब भी हो सकता है। तो आप उसको जो है उसी तरीके से काम दें और उतना ही काम दें जितना उसके लिए एक तरीके से कहते हैं इनफ है, ठीक है ना। उतना ही दे जितना वो काबिल है, नहीं कि सारा काम आप दे और कह दे कि भाई आज शाम तक इसे कंप्लीट करके दे। तो ये चीज़ें इसमें नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये एक स्किल का नहीं हो सकता, इससे डेवलप नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्रिएटिव यूज इमोशन, आप उसके इमोशन को एक तरीके से क्रिएटिव बनाना, ठीक है। अगर हम किसी को एक बार डांट देते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें उस टाइम समझाना भी है कि अब एक होता है, देखो दो तरीके से अब डांटना होता है कि अब एक को डांटा तो उसने जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, ठीक है। और एक वो था कि उसने अपने इमोशन पे काबू करके उसने जो एक तरीके से ऐसा इन्वेंट किया जो कि बेनिफिट था। तो ये हम कह सकते हैं कि आप जो है क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं इमोशन से, ठीक है। क्रिएटिंग एंड लर्निंग इंडिविजुअल एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये कुछ और भी आपके साथ जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर आपका मैनेजर अगर आपको अच्छे तरीके से समझ रहा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है मेरे को काम करने में अच्छा लग रहा है। वरना वो बार बार डांट रहा है या आपको हर एक चीज़ पे इस तरीके से काम थोप दे रहा है तो आप वहाँ पे जो है जॉब सेटिस्फेक्शन सही नहीं रहेगा। टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और लीडरशिप तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स इतने सारे तो आपको लिख नहीं पाओगे, लिख पाओगे तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी भी आपको मार्क्स भी मिलेंगे, अदरवाइज आप इतना भी लिख दोगे बहुत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अच्छा इसी में है कि मर्जिंग द ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी आप जो है किस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो, एक मिनट, इतना ही ठीक है यार आपके लिए, बाकी मैं उसे अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।